हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बेटा जी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग जो है चल रहे हैं और डेफिनेटली सभी लोग घर में बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। हमारे बंद होने का मतलब ये नहीं होगा कि हमारी पढ़ाई भी रुक जाए, हमारी स्टडी भी रुक जाए। इसलिए एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर जो है आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सुनिएगा, मैं चेतना सिंह आप लोगों को बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगी और सभी कुछ आपको केस स्टडीज वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि सभी बच्चे जो है अपनी क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू जो है आप लोग पढ़ते रहें, कोई भी क्लास मिस ना करें। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कर रही है और डेफिनेटली इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपके सिलेबस से कि बेसिकली आपके सिलेबस में है क्या। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या है, सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से। बेटा आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और जिसके अंदर जो पार्ट ए है और एक है पार्ट बी। आपका जो एग्जाम है बेटा वो आएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के होंगे जो आप पेपर में लिख करके आएंगे, और जो 20 मार्क्स है वो आएगा आपका प्रैक्टिकल। 20 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल, ओके। अब जो हमारा सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि बुक तो एक ही है लेकिन उस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बेटा पार्ट ए के अंदर एक्चुअल में है क्या? पार्ट ए के अंदर हमारे पास 8 यूनिट्स आएंगी, ठीक है। सबसे पहली यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरी यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरी है बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथी है, फोर्थ जो यूनिट है हमारी वो है प्लानिंग, फिफ्थ यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग, सिक्स्थ है स्टाफिंग, सेवंथ यूनिट है डायरेक्टिंग और एट्थ है कंट्रोलिंग। तो अब हम इनकी मार्किंग स्कीम भी जान लेते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट जो है वो है कितने मार्क्स का? बेटा जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है 50 मार्क्स, ओके। अब जो 50 मार्क्स का जो हमारा है उसके अंदर क्या है? यूनिट 1, 2 और 3 ये कितनी है? 16 मार्क्स की है, 16, ओके। यूनिट 4 और 5 ये है हमारी 14 मार्क्स की। यूनिट 6, 7, 8 ये है हमारी 20 मार्क्स की, ठीक है बेटा जी। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी के अंदर जो है हमारा क्या है? बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग है। इसके अंदर हमारी 4 यूनिट जो है शामिल की जाएंगी। इसके अंदर कौन कौन सी है? यूनिट 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिट 10 है फाइनेंशियल मार्केट, यूनिट 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट और यूनिट 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये यूनिट 9 और 10 ये है हमारी 15 मार्क्स की। यूनिट 11 और 12 ये है हमारी 15 मार्क्स की। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है बेटा जी कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो, ठीक है। हर तरीके से हर कंसेप्ट को मैं आपको बहुत ही डीपली, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगी। हर केस स्टडी जो है आपको कराई जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजनेस के अंदर ये आती है कि बच्चे को आता तो सब कुछ है, वो याद तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन केस स्टडीज को किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझ में नहीं आता एग्जाम करते हुए। तो बेटा वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाली हूँ। सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, उसके साथ ही मैं आप लोगों को जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जी हमारे 3 मार्क्स के आते हैं, जो केस स्टडीज आती हैं वो किस तरीके से सॉल्व करनी है। हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको जो है टेस्ट देना है, उसके साथ ही केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंसेप्ट में तो आपके पास हमारे पर्सनल नंबर भी हैं और चैट ऑप्शन भी है। जो हमारा एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का जो ऐप है उसके अंदर एक चैट ऑप्शन है, तो आप लोग वहां पर भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन का आपका जो है जवाब दिया जाएगा। तो आज जो हमें पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी यूनिट 1।
यूनिट 1 का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट को हिंदी में बोला जाता है प्रबंध, ठीक है। हिंदी में मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा जी? प्रबंध। आप लोगों को पता होगा मैनेजमेंट वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि एक्चुअल में ये मैनेजमेंट होता क्या है। बेटा मैनेजमेंट हर जगह पर, चाहे आप सोशल वर्क करें, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप लोगों को मैनेजमेंट करना ही होता है। और अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट नहीं करा तो डेफिनेटली क्या होगा? हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सुनिएगा ध्यान से। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। बेटा मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, और बहुत सारे बोले तो 5 काम हमें करने होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इन 5 जो हमें फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, उनके ऊपर जो है इंक्लूड होता है। देख ध्यान सुनना, उनके ऊपर डिपेंड होता है। कौन कौन से फंक्शंस है मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा ये क्या क्या है? सुनिएगा ध्यान से। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन और नियंत्रण। सुनिएगा ध्यान से। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है? कि इसके अंदर जो है हम लोगों को क्या करना है? इन 5 जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उन पर फोकस करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि दीदी जो है ये बोले जा रही है, मैडम बोले जा रही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये होते क्या है? हमें क्या पता भाई, हम तो नए हैं। बेटा जी आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आपको हर तरीके से हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाएगा, पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस कंडीशन यही अप्लाई है कि आप लोगों को अपनी क्लास पर फोकस करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो सुनिएगा ध्यान से। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर हमें क्या करना है? बहुत सारे काम करने हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन। ताकि हमारा जो काम है, जो भी हमने अपने काम को करने के बारे में सोचा है, वो हमारा काम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, यानी कि कुशलता पूर्वक और बहुत ही इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा हो सके, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है बाबू? बेटा जी यहां पर जो हम बात करेंगे, ध्यान रहे, ये 3 वर्ड याद रखने हैं आपको। एक तो प्रोसेस, एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट। ये 3 वर्ड, एक एफिशिएंट हो गया, एक इफेक्टिव हो गया, एक प्रोसेस। प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर ये 5 काम करने होते हैं। और 5 काम कौन कौन से बताए थे मैंने, जरा बताइए एक बार। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके ये 5 काम हमें करने हैं मैनेजमेंट के अंदर। और क्यों करने हैं? रीजन क्या है भाई? इन कामों को करने का रीजन क्या है? इन कामों को करने का रीजन है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो उद्देश्य है बिजनेस का, वो हमें अचीव हो सके। और किस तरीके से अचीव हो सके? एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। सबसे पहली बात, एक बात याद रहे बेटा,
पेपर के अंदर 100% एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका आएगा ही आएगा। 100% है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इस कंसेप्ट के अंदर से बनता है। एक तो इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। सुनते रहिएगा ध्यान से कि ये है क्या। सबसे जरूरी बात इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता, हिंदी मीडियम में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैडम जो है सिर्फ इंग्लिश में बता रही है, मैडम जो है वो इंग्लिश में लिखवा रही है। आप सभी को सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपके ऐप पर भेज दिए जाएंगे। आप उसमें से कंसेप्ट समझ लीजिए यहाँ से और उसमें से आप लोग पढ़िए। कोई भी दिक्कत आ रही है कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, चैट ऑप्शन में जाकर के आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके की। बस बार बार बता रही हूं कि अपनी क्लास मिस नहीं करनी है। चलिए सुनिएगा। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? इफेक्टिवनेस की और एफिशिएंसी की। बेटा सबसे जरूरी बात यहां पर जो टर्म्स बता रही हूं वो सुनिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? डूइंग द राइट वर्क। डूइंग द राइट वर्क दैट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही तरीके से आप लोग काम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। वर्क शुड बी डन ऑन और बिफोर टाइम। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को आप या तो बिल्कुल समय पर करेंगे, बिल्कुल टाइम पर, जो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप उसको जो है काम को निपटाएंगे, या उस समय से पहले भी आप काम को निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम उस पर्टिकुलर टाइम के बाद कर रहे हो तो आप इफेक्टिव नहीं कहलाओगे। ठीक है, अच्छा राइट क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी बोली है, जो डिस्क्राइब किया गया है आपको कि भाई 1000 यूनिट बनानी है आपको, तो आपको 1000 यूनिट ही बनानी है। जितनी क्वांटिटी आपको बताई है उस क्वांटिटी से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं बनाना है। ठीक है, उससे कम आपको काम नहीं करना है। मेंटेनिंग राइट क्वालिटी, क्वालिटी मैटर्स, यहां पर ध्यान रहे काम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस इफेक्टिव तभी कहलाएगा जब उसके अंदर ये बातें शामिल की जाएंगी। डूइंग द राइट वर्क, काम सही तरीके से करोगे। वर्क शुड बी डन ऑन और बिफोर टाइम, जो भी काम है आप वो समय पर करेंगे या समय से पहले करेंगे। राइट क्वांटिटी में करेंगे, जितना बताया गया है, जितना, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा। मेंटेनिंग राइट क्वालिटी, काम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 4 बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये है हमारी इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल के थ्रू हमें और क्लियर होगा, एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, पहले ये इनका मीनिंग समझ लीजिए। दूसरी बात आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता पूर्वक, या कुशलता कह लो। चलिए, एफिशिएंसी कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर याद रहे कि कॉस्ट जो है वो कम से कम आनी चाहिए। कॉस्ट कैसे आनी चाहिए? कम से कम आनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी आपके संसाधन हैं वो आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। ध्यान सुनना, एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल हिंदी में बोलते हैं भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। एक होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में बेटा आएगा मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो होता है हमारा, जो हमारे टूल्स हैं वो सब इसमें आएंगे भौतिक संसाधन में। एक होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज, मानवीय संसाधन। और एक होते हैं हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
यानी कि वित्तीय संसाधन। चलिए, तो यहां पर ध्यान रहे कि आप या आपका बिजनेस एफिशिएंट यानी कि कुशल तभी कहलाएगा जब आप लोग जो है अपने रिसोर्सिस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके रिसोर्सिस की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि रिसोर्स वेस्ट नहीं करने हैं। रिसोर्स मतलब संसाधन, चाहे आपके मतलब मशीनरी है तो मशीनरी का ऑप्टिमम यूज करेंगे आप लोग, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का भी ऑप्टिमम यूज करेंगे आप। एम्प्लॉयज जो है आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि खाली नहीं बैठेंगे आपके कोई भी एम्प्लॉयज। तीसरा है फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि वित्तीय संसाधन, पैसों की वेस्टेज भी नहीं करनी है और अपने टारगेट को भी पूरा करना है। कॉस्ट शुड बी लेस, या कह लो कि भैया मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। हर तरीके से जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम, कम से कम, जितना कम हो सके उतनी कॉस्ट कम लेकर के आनी है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई, ये याद रखना। इसके साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से बेटा। इसी में पहले ये दोनों चीजें समझ में आ गई ना। अब आगे हम इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करवाती हूँ। चलिए सुनिएगा ध्यान से कि भाई एक्चुअल में ये एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा इसके अंदर से, पेपर के अंदर। सुनिए, जस्ट सपोज दैट, यहां पर हम लोग बात करते हैं भाई, एक कंपनी है राम लिमिटेड। ठीक है, राम लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि भाई हम जो है क्या करते हैं, ध्यान सुनना ध्यान से। राम लिमिटेड एक कंपनी है, इनने कहा 1000 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक है, यानी कि एक शर्ट की कॉस्ट जो है वो ₹100 आनी चाहिए। ठीक है, और टाइम क्या है पता है, 1 महीने में आपको 1000 शर्ट बनानी है और एक शर्ट की कॉस्ट जो है वो कितनी आनी चाहिए, ₹100 आनी चाहिए। बेटा ये बात याद रहे कि आपकी जो शर्ट की कॉस्ट है वो ₹100 आनी चाहिए। ये हमारा टारगेट सेट किया गया है, राम लिमिटेड ने एक टारगेट सेट कर दिया। ठीक है, ध्यान सुनना, बात इसी के अंदर बताऊंगी, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस, इस एग्जांपल के अंदर। अब हुआ क्या, यहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान सुनना बेटा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर 2, कुछ सिचुएशंस बता रही हूं यहां पर, सिचुएशन या कंडीशन, सुनना ध्यान से। चलिए, पहली कंडीशन में क्या हुआ कि भाई जो कंपनी है इसने 1000 शर्ट्स जो है वो बना ली, टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन पता है क्या हुआ, कॉस्ट जो है वो आई, हमारी कॉस्ट आई ₹160। कितनी आई, ₹160। तो बताइए क्या ये एफिशिएंट है, बताओ बताओ, ये एफिशिएंट है या नहीं है? बेटा ये एफिशिएंट नहीं है। बताओ क्यों नहीं है एफिशिएंट? क्योंकि इसने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो कॉस्ट है वो ₹160 आ रही है और आनी कितनी चाहिए थी, ₹100। यानी कि इसने टारगेट तो अचीव कर लिया और जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो आ रही है ज्यादा। तो इसलिए ये जो बिजनेस है, कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से राम लिमिटेड जो है वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, कॉस्ट मैटर्स अ लॉट इन द टर्म ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप लोगों की कॉस्ट, जो बिजनेस में आप काम कर रहे हैं उस काम को करने की कॉस्ट डिसाइडेड कॉस्ट से ज्यादा आ रही है तो आपका बिजनेस एफिशिएंट नहीं कहलाता है। चलिए दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, 1000 शर्ट्स बनाने की बात हुई। अच्छा यहां पर ये बात और याद रहे,
ये बिजनेस एफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात इसी में पूछ रही हूं, क्या ये इफेक्टिव है? हाँ जी, ये इफेक्टिव है। अच्छा, क्यों है इफेक्टिव बताओ? क्योंकि इफेक्टिवनेस के अंदर क्या होता है, टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए, कॉस्ट मैटर नहीं करती। अगर कोई बिजनेस इफेक्टिव है तो उसके अंदर टारगेट समय पर पूरा हो जाए, बढ़िया क्वालिटी आए, लेकिन कॉस्ट मैटर नहीं करती। तो कॉस्ट तो यहां पर 160 रुपए आ रही थी ना, लेकिन टारगेट तो कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट के अंदर ध्यान रहे, कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इफेक्टिवनेस में टारगेट को ध्यान में रखेंगे। तो ये बिजनेस एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ये बिजनेस इफेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि टारगेट पूरा हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस कंपनी ने यानी कि जो राम लिमिटेड है उसने क्या करा, 1000 शर्ट्स बना ली। जो 30 डेज का टाइम दिया गया था, 1 महीने का टाइम दिया गया था, उस टाइम में इसने 1000 शर्ट्स बना ली। और कॉस्ट पता है कितनी आई? कॉस्ट आई हमारी 90 रुपीज पर शर्ट। फिर से क्वेश्चन पूछता है, बताओ क्या ये एफिशिएंट है? क्या ये एफिशिएंट है? बताओ, आप लोग बताओ बेटा, ये एफिशिएंट है या नहीं है? ये एफिशिएंट है, यस। क्यों है? क्यों है एफिशिएंट? क्योंकि कॉस्ट जो है वो डिसाइडेड कॉस्ट के कंपैरिजन में कम आई है। तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी, ये एफिशिएंट है। दूसरी बात इसी के अंदर पढ़ते हैं, बताइए क्या ये इफेक्टिव है? बताओ, क्या ये इफेक्टिव है? हाँ जी, ये इफेक्टिव है, यस। क्यों है बताओ? क्योंकि 1000 शर्ट्स 1 महीने के अंदर बन गई। और मैंने बताया था अगर कोई बिजनेस इफेक्टिव है तो वो तभी कहलाएगा जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो टारगेट पूरा हो गया, दैट मीन्स ये बिजनेस इफेक्टिव है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, बताओ 1000 शर्ट्स है, बन गई, या कह लो 35 डेज में बनी, ठीक है। 35 डेज पूछ रहा है, बताओ। और कॉस्ट पता है कितनी आई? कॉस्ट आई हमारी 100 रुपीज, जितना सोचा था। पूछ रहा है बताओ क्या ये एफिशिएंट है? हाँ जी, एफिशिएंट तो है। क्यों है? क्योंकि कॉस्ट जो है वो जितना सोचा था उतनी आ रही है और काम पूरा हो रहा है। यहां पर एफिशिएंट होने में टाइमिंग को ज्यादा मैटर नहीं करते, टाइमिंग मैटर्स नहीं करता है यहाँ पर अगर कोई बिजनेस। लेकिन यहाँ याद रहे ये एफिशिएंट है। क्यों है एफिशिएंट? क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो जितना सोचा था उतने आ रहा है। अच्छा, पूछ रहा है क्या ये इफेक्टिव है? क्या ये इफेक्टिव है? नहीं, ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है इफेक्टिव, जरा बताइए। क्योंकि टारगेट पूरा तो हो रहा है, ध्यान रहे, टारगेट पूरा हो रहा है लेकिन टाइम पर नहीं हो रहा, टाइम पर नहीं हो रहा, ठीक है। टाइम पर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बिजनेस एफिशिएंट तो है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है जितना सोचा था उतनी आ रही है। बेटा अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो एफिशिएंट नहीं है, उससे कम आ रही है तो एफिशिएंट है, या उसके बराबर भी आ रही है तब भी वो एफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर इफेक्टिवनेस में याद रखना टारगेट पूरा होना चाहिए या तो उसी समय पर या उस समय से पहले। अगर यहां पर 29 डेज होता है, बताओ अगर यहां पे 29 डेज होता तो हम क्या कहते हैं? ये एफिशिएंट भी है क्योंकि टारगेट पूरा हो रहा है, ये इफेक्टिव भी है क्योंकि टाइम से पहले पूरा हो रहा है। ये बात याद रखना, एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी होता अगर ये दिन जो है वो 29 डेज होता। क्यों? क्योंकि हमारा डिसाइडेड टाइम जो है वो कितना है, हमारा 30 डेज की टाइमिंग है, 1 महीने की टाइमिंग है। आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग चैट ऑप्शन में जाइए, क्वेश्चन अपने लिखिए, डाउट सेशन रखूंगी बेटा जी, ठीक है। उसमें भी आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, दोनों के बीच में अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करा दिए, दोनों टर्म्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए,
ठीक है। अगर डिफरेंस पेपर के अंदर आएगा तो आप लोग उन्हीं के जो पॉइंट्स बताए थे उनको ही आप लोग डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। तो अब जो हमें बात करनी है यहाँ पर, हमें पढ़ना है रिलेशनशिप। किनकी रिलेशनशिप बेटा? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है। बहुत ही ध्यान सुनना कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। ध्यान सुनो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही टर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों ही मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सी दोनों? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एक बिजनेस को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो मैं क्या कह रही हूं आप लोगों से कि भाई जो हमारा बिजनेस है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स, यहां पर जो बताया था इफेक्टिव का मतलब क्या बताया था? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। जो भी आप काम कर रहे हो वो समय पर होना चाहिए। बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। लेकिन ये बात याद रहे कि सिर्फ समय पर काम को पूरा करना ही काफी नहीं है। कंप्लीटिंग द टास्क टू जस्ट का मतलब होता है सिर्फ आपने काम कंप्लीट कर लिया टाइम पर, इतना ही काफी नहीं होता है। बट इट मस्ट बी डन करेक्टली। आपको क्या करना है? सही तरीके से काम करना है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी है। अगर आप लोग रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप जो है वो एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव तो हो सकते हो क्योंकि आप काम पूरा कर रहे हो, लेकिन एफिशिएंट नहीं हो। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि दोनों ही टर्म्स, कौन कौन से दोनों टर्म्स? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। यहाँ पर जो दोनों टर्म्स हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। ये नहीं कि हमें एफिशिएंट ही बनना है, नहीं, हमें इफेक्टिव भी बनना है, हमें एफिशिएंट भी बनना है। दोनों ही टर्म्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। जैसे आपने देखा होगा ना, सिक्का देखा है, कॉइन जो होता है उसमें दो साइड होती हैं और दोनों ही साइड इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से कह रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो होती हैं वो एक ही कॉइन की दो साइड्स की तरह हैं, ठीक है। वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज। भाई एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं है, यानी कि दोनों ही टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के की दो साइड्स होती हैं और दोनों ही साइड इंपॉर्टेंट है। एक साइड का सिक्का ले लेते हो क्या? तो फिर एफिशिएंट होना भी जरूरी है और इफेक्टिव होना भी जरूरी है। एक के बिना दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट है, कोई उसका यूज नहीं है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट। भाई अगर एक बिजनेस इफेक्टिव भी है, एक बिजनेस एफिशिएंट भी है, तो डेफिनेटली जरा बताइए मुझे कि क्या होगा? इफेक्टिव होना, एफिशिएंट होना, क्या होगा बेटा जी? कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें क्या कह रहा है कि भाई एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट। अगर एक साथ हम इनको लेकर के चलेंगे तो क्या होगा? हायर प्रॉफिट कमा पाएंगे हम लोग, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कमा पाएगा। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी संस्था है वो प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, यानी कि बहुत अच्छा डेवलप करेगी, बहुत अच्छा काम कर पाएगी। लेकिन कब कर पाएगी बेटा? ध्यान रहे, कब कर पाएगा हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम? कब कर पाएगा? जब हम लोग इफेक्टिव भी होंगे और जब हम लोग एफिशिएंट भी होंगे। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा बिजनेस फेल होता है तो इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। और तो वो कब होगा? अगर हमारा बिजनेस जो फेल हो रहा है वो कब फेल होगा? जब हमारा बिजनेस इनएफिशिएंट होगा या जब हमारा बिजनेस जो है वो इनइफेक्टिव होगा। तो बेटा ये दोनों टर्म्स ही आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एफिशिएंट और इफेक्टिव होना क्या होता है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये क्या थे? ये थे मैनेजमेंट के फंक्शंस। इनको डिफाइन करूंगी मैं अब, ठीक है, और धीरे धीरे करके हमारे जो है सारे टर्म्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। सारी केस स्टडीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हर क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे, आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो होगा वो भी हम आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी दिक्कत आए वो पूछते रहिए। साथ के साथ हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपकी चलती रहेंगी इसी ऐप पर, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस करना है। अपने सभी दोस्तों को बताइए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, जो भी हैं, जो आपके रिलेटिव्स जो आपसे दूर बैठे हैं, जो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को ये ऐप ज्वाइन करवाइए ताकि जो है वो बच्चे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बेटा जी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट इज कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो यहाँ पर जो हम लोगों को बात करनी है बेटा, जितने जो वर्ड्स आए थे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, जो वर्ड्स आए थे वो मैंने आप लोगों को एफिशिएंट का मतलब बताया, इफेक्टिव का मतलब बताया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो 5 जो वर्ड आए हुए हैं हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस कहलाते हैं बेटा, ये प्रबंध के कार्य बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर सुनिएगा, समझिएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लानिंग की। बेटा प्लानिंग क्या होता है? आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कुछ भी काम करने से पहले सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग। अब प्लानिंग, कोई भी छोटा काम करो, कोई भी बड़ा काम करो, तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो चीजें आती हैं वो किसके अंदर आती है बेटा जी? प्लानिंग के अंदर। तो सुनिएगा, कह रहा है प्लानिंग रेफर्स टू, प्लानिंग जो हमें बताता है, समझाता है, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग। डिसाइडिंग का मतलब क्या होता है बेटा जी? पहले से ही सोच लेना। प्लानिंग के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। एडवांस, एडवांस का मतलब पहले से ही सोच लेना, पहले से ही डिसाइड कर लेना। व्हाट इज टू बी डन, दैट मीन्स क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। सबसे पहली बात, सिंपल सी बात बेटा ये समझ लो, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग इन एडवांस। कुछ भी काम करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग जो है वो क्या है? एडवांस में ये सोचना व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कहाँ करना है, हाउ इट इज टू बी डन, और उस काम को कैसे करना है। प्लानिंग के अंदर हम सोचते हैं ना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें, वेयर इज टू बी डन एंड बाय वेयर इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन, और वो काम जो है वो कौन करेगा, सो दैट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेटा क्यों करा है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जो बिजनेस है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर सकें। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। प्लानिंग मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी काम करने से पहले सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। और ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं बेटा? ताकि हम अपने बिजनेस के, यानी कि जो हमारी संस्था है, यानी कि जो हमारा संगठन है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, समझ में आ गया बेटा? प्लानिंग का मतलब। चलिए दूसरी बात हम लेके चलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। बेटा ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में बोलते हैं संगठन। संगठन क्या होता है? जैसे हमने प्लानिंग कर ली, क्या करना है सोच लिया जी, कैसे करना है ये भी सोच लिया, तो यानी कि पहले से ही हम सब सोच समझ के बैठे हुए। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट की बात चल रही है बेटा, मैनेजमेंट के फंक्शंस चल रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ये सारे वर्ड्स आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैडम ने डेफिनेशन तो समझा दी लेकिन ये प्लानिंग क्या होता है।
डेफिनेशन के अंदर वर्ड आया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैडम ने बताया नहीं, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर समझा दूं। बाकी ये जितने भी टॉपिक है ना बेटा, जो आपकी पहली वाली बुक है वो पूरी बुक इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं की डिटेल्स है उस बुक में पूरी में, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुक है वो 2 पार्ट में बटी हुई है, तो जो पार्ट ए है उसके अंदर ये प्लानिंग का एक चैप्टर है, पूरा एक यूनिट बनी हुई है पूरी, ऑर्गेनाइजिंग की एक यूनिट है, स्टाफिंग की एक यूनिट है। तो यहाँ जब ये मैनेजमेंट के अंदर आया तो मैंने क्या करा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया बेटा। चलिए पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? संगठन, ठीक है। संगठन के अंदर बेटा क्या होता है, सुनिए। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, ठीक है। एंड ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? समूहीकरण करना। समूहीकरण मतलब समझते हो बेटा? मतलब एक जैसी एक्टिविटीज को एक ग्रुप में करके उनका एक ग्रुप बना देना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग करना। डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सबसे पहले हम उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में हम लोग क्या करेंगे? स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? जैसे टीचर्स जो हैं वो अपना पढ़ाने का काम करेंगे, प्रिंसिपल जो है अपना ऑफिस में पूरा काम करेंगे, मैनेजर्स जो होंगे ऑफिस के वो मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जब भी ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? अपने काम को आइडेंटिफाई करेंगे, सारी जितनी एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी पहचान करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज को। मतलब इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को पहचान कर उनको ग्रुपिंग करेंगे एंड ब्रिंगिंग टुगेदर, और क्या करेंगे? एक साथ लेकर के आएंगे फिजिकल रिसोर्सेज। बेटा फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं पता है आप लोगों को? हिंदी में हम इनको बोलते हैं फिजिकल रिसोर्सेज जो है हमारी से मशीनरी है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे मशीनरी कह लो, प्लांट कह लो, ये सब क्या है? ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर हम वित्तीय संसाधन इसको बोलते हैं, यानी कि मनी। और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानवीय संसाधन हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो मानवीय संसाधन है हमारे, to stabilize the most productive relations for the achievement of specific goal। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हमारा जो बिजनेस है उसका एक स्पेसिफिक गोल है। बेटा मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि हमारे पास जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको इस तरीके से यूज करना है कि हम ऑप्टिमम आउटपुट ले सकें, ठीक है। यानी कि जो रिजल्ट आया वो हमारा बेहतरीन रिजल्ट आना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, और क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकें, अपने टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। तो सुनेगा, हमने क्या पढ़ा प्लानिंग के अंदर? पहले ही सोचना, समझना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या करा? एक जैसी एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना, आइडेंटिफाई करके उनको ग्रुपिंग करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि जो है हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। चलिए बात करते हैं स्टाफिंग की। बेटा स्टाफिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के अंदर क्या होता है? स्टाफिंग रेफर्स टू मैन पावर प्लानिंग। भाई जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए या काम को चलाने के लिए हमें ह्यूमन की जरूरत होती है, नीड है हमें, भाई मनुष्यों की नीड है, मानवीय संसाधनों की नीड है। तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना है? जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट करना है, यानी कि उनको भर्ती करना है, उनको जो है उनकी जॉब पर लगाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो आएंगी हमारी स्टाफिंग के अंदर। देखिएगा स्टाफिंग रेफर्स टू मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने लोगों की नीड है हमें, टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? सही व्यक्ति हमें चाहिए, सही जॉब के लिए चाहिए,
एंड ensuring that the employees are performing efficiently। और ये बात भी ध्यान रहे कि जितने भी लोगों को हम भर्ती करेंगे, जितने भी लोगों को हम नियुक्त करेंगे उनकी जॉब के लिए, कि वो लोग अपने काम को एफिशिएंट तरीके से पूरा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वर्ड समझाने की दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कम और टारगेट कंप्लीट, ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? जो भी ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग की नीड है ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करना है डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी हम मैनेजमेंट के फंक्शन कर रहे हैं उनका मेन काम क्या है कि हमारा जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। चलिए, बाकी अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैंने आपको 3 कंसेप्ट पढ़ा दिए। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को प्लानिंग समझा दिया, ऑर्गेनाइजिंग समझा दिया, स्टाफिंग समझा दिया। अभी हमारे 2 पॉइंट्स और बाकी हैं जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बेटा डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग जो है हमारा मैनेजमेंट का 4th जो है वो फंक्शन है डायरेक्टिंग। हिंदी में बेटा जी इसको बोला जाता है निर्देशन, ठीक है, निर्देशन। बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। दैट मीन्स कि भाई जैसे हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, सोच लिया, समझ लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, सारी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर लिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, स्टाफिंग कर लिया, स्टाफिंग के अंदर हमने लोगों को जॉब पर जो है उनको अपॉइंट करा, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमारा स्टाफिंग के अंदर आया। अब जिन लोगों को हम लोग काम पर लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी कि उन लोगों को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, गाइडेंस देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, उनको इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, ताकि वो लोग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है काम को पूरा कर सके। कह रहा है डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडिंग करना। गाइडिंग का मतलब उनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब होता है कि उनको मोटिवेट करना ताकि वो लोग जो है वो सही तरीके से काम को पूरा कर सकें। एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेशन देना ताकि वो लोग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम को पूरा कर सकें। ठीक है बेटा, बहुत ज़रूरी है लोगों को काम। एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को जॉब पर तो लगा देते हैं, लेकिन अगर उनको सही तरीके से गाइडेंस ना किया जाए, सही तरीके से इंस्पायर ना किया जाए, सही तरीके से उनको मोटिवेशन ना दी जाए, तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टिंग क्या है? so that their efforts result in the achievement of organization objective, यानी कि जो वो लोग जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करवाने में, अचीव करवाने में अपना 100% जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम जो भी मतलब बिजनेस के अंदर लोग जो एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको डायरेक्शन मिलेगी, तो डेफिनेटली वो लोग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम को पूरा कर पाएंगे। और ध्यान रहे जो हमारा डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के 4 जो है एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? मतलब काम की देखभाल करना, देखना कि एक्चुअल में वो व्यक्ति जो है वो सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब फिर क्या होता है हमारा? फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है मोटिवेट करेंगे लोगों को, ठीक है, कि वो लोग जो है वो सही तरीके से काम को पूरा कर सके। ठीक है बेटा, मोटिवेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है फाइनेंशियल और एक होती है नॉन फाइनेंशियल, मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणा। फाइनेंशियल मोटिवेशन, ठीक है, फाइनेंशियल मतलब पैसों के रूप में। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक एम्प्लॉय था, उसने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है, हमने क्या करा, उस व्यक्ति को जो है 100 रुपये दे दिए। अब वो व्यक्ति क्या गरीब था भाई, हमने 100 रुपये दे दिए उसको, ले भाई तूने बहुत अच्छा काम करा है, ले पकड़ 100 रुपये। तो बेटा पैसों के रूप में जो मोटिवेशन दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी मोटिवेशन। ठीक है, एक होती है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ये क्या होती है? या नॉन मॉनेटरी कह लो, नॉन फाइनेंशियल कह लो। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब होता है अमौद्रिक। ध्यान रहे बेटा, अमौद्रिक, मौद्रिक और अमौद्रिक। ठीक है, मौद्रिक मतलब पैसों के रूप में, अमौद्रिक मतलब जिसमें पैसा ना हो। जैसे कि एक एम्प्लॉय था,
उसने बहुत अच्छा काम करा, तो पहले वाले टर्म में हमने क्या करा, 100 रुपए दे दिए, तो जो 100 रुपए दिए हैं वो है हमारा क्या, फाइनेंशियल मोटिवेशन। एक एम्प्लॉय था, उसने बहुत अच्छा काम करा, हमने क्या करा, उसको बुलाया स्टेज पर और उसके लिए क्लैपिंग करवा दी, तो यहाँ पर पैसे नहीं दिए गए हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये जो मोटिवेशन है वो कैसी है, नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, अच्छा फिर आता है लीडरशिप। बेटा जो एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छे नेता की तरह समझाना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। एक अच्छा नेता, आप लोगों को पता है, एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी बात से दूसरों को प्रभावित करके वो काम करवा ले जो काम वो करवाना चाहता है, उसे बोलते हैं हम लीडरशिप। तो अगर हमारे एम्प्लॉय डायरेक्टिंग के अंदर है तो हम अपने एम्प्लॉयज को जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स बता रही हूँ। सुपरविजन का मतलब काम की देखभाल करना, सही कर रहा है गलत कर रहा है। मोटिवेशन मतलब उनको काम करने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर करना। लीडरशिप मतलब एक अच्छे नेता की तरह उनको समझाना, क्योंकि अगर आप एक अच्छे नेता हैं तभी लोग आपकी बात मानेंगे, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं। तो आपके अंदर जो है कि प्रभावपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को दूसरों को समझा पाएं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है बेटा जी, संदेशवाहन करना। अपने लोगों के साथ आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ध्यान रहे कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे होना चाहिए। 2 वे का मतलब 2 तरफा, यानी कि दोनों पार्टी, सेंडर और रिसीवर, 2 पार्टी होनी चाहिए और दोनों के बीच में जो है मतलब आपस में बातचीत होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये हमारे किसके अंदर हैं, डायरेक्टिंग के हमारे 4 एलिमेंट्स यहाँ पर समझाए गए हैं। ठीक है, इनकी डिटेल बेटा आगे चैप्टर्स में आएगी, हमारी आगे यूनिट जो है उनमें सारी डिटेल है, हर इनके फीचर्स, इनके मेरिट्स, इनके डिमेरिट, सब कुछ आएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ बेसिक टर्म समझा रही हूँ, आगे और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, ये वर्ड मैं इसलिए आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड्स आए हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोलिंग। बेटा कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये 4 काम हमारे हो चुके हैं। अब आता है कंट्रोलिंग। जस्ट सपोज दैट कि हमने जब प्लानिंग करी, क्या करी बेटा, प्लानिंग। तो प्लानिंग करते हुए हमने देखा कि भैया हमें जो है ना 100 शर्ट्स बनानी है, सॉरी 1000 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, कितनी बनानी थी, 1000 शर्ट्स बनानी है, और ना उसकी जो कॉस्ट है वो आनी चाहिए हमारी 100 रुपीज़ पर शर्ट। ठीक है, ये हमने टारगेट सेट करा था, कब, ध्यान है आपको, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस में मैंने आप लोगों को बताया था ये। तो अब जब हमारी 1000 शर्ट्स बननी है, 100 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। अब क्या हुआ, महीने के, यानी कि कह लो कि भाई 1 महीने के लास्ट में हमने क्या देखा, हमने ये प्लानिंग करी थी, अब हमने जो है लोगों को इकट्ठा करा, मजदूर आए, काम करने वाले आए, कारीगर आए, जो भी थे। ठीक है, अब हम जब कंट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम देखेंगे कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट कितना था, जरा बताइए, डिजायर्ड रिजल्ट कितना था हमारा, 1000। जब हम कंट्रोलिंग पे पहुंचे हमने देखा कि एक्चुअल रिजल्ट जो हमारा आया वो आया हमारा 800 शर्ट्स बन गई हमारी। कितनी बन गई, 800 शर्ट्स हमारी बन गई। डिजायर्ड मतलब जो चाहा था, इच्छित परिणाम जो हम चाहते थे, कितना चाहते थे, 1000 शर्ट्स बनाना। एक्चुअल रिजल्ट आया 800 शर्ट बना पाए। हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, दोनों को कंपेयर करेंगे, किस किस को, डिजायर्ड माइनस एक्चुअल। डिजायर्ड मतलब कितना था, 1000, एक्चुअल कितना था, 800, दोनों को कंपेयर करा, कितना आया, 200। ठीक है, तो जो वो था कि भाई कंट्रोलिंग के अंदर डिजायर्ड माइनस एक्चुअल, यानी कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो एक्चुअल रिजल्ट है हमारा, ठीक है, उसमें जो है हम क्या करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर कि दोनों को कंपेयर करेंगे। किन दोनों को कंपेयर करेंगे, डिजायर्ड और एक्चुअल को। डिजायर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजायर्ड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, उसको हम बोलेंगे डेविएशन, यानी कि विचलन। ठीक है, अब क्या होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है, वेयर, जहां पर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, जहां पर क्या करते हैं हम लोग,
एक कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है इज कंपेयर्ड विद द प्लान्ड वन। प्लान्ड का मतलब जो हमने सोचा था, अपनी कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे डिजायर्ड के साथ, यानी कि जो हमने सोचा था। एंड डेविएशंस आर रिकॉर्डेड देयर अपन, दैट मीन्स अब क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, बेटा किन दोनों का डिफरेंस की बात कर रही हूं मैं, डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक है, उसे बोलते हैं विचलन, ठीक है। कह रहा है आफ्टर विच, अब क्या होगा, मान लो डेविएशन कितना आया बेटा, हमारी कमी कितनी आई, 200 यूनिट्स की, यानी कि 200 शर्ट नहीं बना पाए। अब हम लोग जब कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग में दोनों का कंपेयर करने के बाद ही हमने डेविएशन फाइंड आउट करा है। दोनों को डेविएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर विच, इसके बाद करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधार करेंगे, इन ऑर्डर टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन, ताकि हम लोग जो है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, अपनी जो हमने सोचा था, यानी कि जो डिजायर्ड रिजल्ट हमने सोचा था उसको अचीव करवा पाए। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारी 200 यूनिट नहीं बन पाई तो क्यों नहीं बन पाई, क्या रीजन रह गया, क्या कमी रह गई, और इन कमियों को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीजंस फाइंड आउट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधार करेंगे, ताकि जो है हम लोग पूरी तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो फाइनली हमारा मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, सिर्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है, और फंक्शंस जो है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।